नमस्कार। उत्तरकाशी जिले की रवाई घाटी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। इस घाटी में बोली जाने वाली रवाल्टी भाषा और रवाल्टी साहित्य अपनी इस समृद्ध विरासत को संजोने का काम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रवाल्टी साहित्य को समझेंगे, रवाल्टी में लेखन की संभावनाओं पर बात करेंगे और इसके विविध आयाम पर बात करेंगे। इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रवाल्टी भाषा के दो ऐसे साहित्यकार जिन्होंने अपनी रचनाओं में अपनी लोक परंपरा को संभाला है, इसे लोक साहित्य में दर्ज किया है, इसके संरक्षण का काम किया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महावीर रवाल्टा जी। आप रवाल्टा साहित्य की अगर हम बात करें तो एक जाने माने चिर परिचित नाम है। साथ ही हमारे साथ दिनेश रावत जी मौजूद हैं। आपने भी रवाल्टी साहित्य में अपना अमूल्य योगदान दिया है और लगातार इसमें रच रहे हैं और इस भाषा को इसके ज़रिए एक तरह से संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो महावीर जी, आपसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। जब भी हम रवाल्टी भाषा और साहित्य के बारे में बात करें और उससे पहले थोड़ा सा हम रवाल्टी क्षेत्र को भी समझेंगे कि जहाँ से इस भाषा का जन्म हुआ है। जी, रवाल्टी क्षेत्र तो नहीं, रवाई क्षेत्र कह सकते हैं आप। रवाई क्षेत्र देखा जाए तो वर्तमान में जो उत्तरकाशी जनपद है उसका पश्चिमोत्तर का क्षेत्र है, उसमें पुरला, मोरी और 9 विकासखंड हैं। वो तीनों विकासखंड रवाई क्षेत्र में आते हैं और यूँ देखा जाए उसको तो यमुना घाटी क्षेत्र भी कहा जाता है। और यमुना से लगी हुई टॉन्स घाटी है, तो टॉन्स घाटी क्षेत्र भी और यमुना घाटी क्षेत्र भी, और सम्यक रूप में उसे रवाई घाटी क्षेत्र कहा जाता है। और अगर आप थोड़ा पीछे जाएं हम तो टिहरी रियासत काल के दौरान जो रवाई क्षेत्र रहा, रवाई एक परगना था और रवाई परगने में 18 पट्टियाँ शामिल थी, जिसमें वर्तमान में जो डुंडा तहसील है उसमें समाहित बंडारचियों पट्टी भी शामिल थी। और जैसा कि पंवार वंशीय राजाओं का राज रहा 1815 से लेकर के और 1949 तक, तो ये उनके अधीन रही। और पहले शुरू में जैसे उत्तरकाशी जिला टिहरी जिले का अभिन्न हिस्सा रहा, लेकिन 24 फरवरी 1960 को पृथक उत्तरकाशी जनपद बना और उत्तरकाशी जनपद बनने के साथ ही जब ये विकासखंडों का सृजन हुआ, और तो ये 3 विकासखंडों से जो रवाई क्षेत्र है वो क्षेत्र भी कह सकते हैं आप, घाटी भी कह सकते हैं। जी, हाँ जी बना। और रवाई क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा थी, क्योंकि अगर हम भाषाओं की बात करें, लोक भाषाओं की बात करें, बोलियों की बात करें, तो अलग अलग क्षेत्र की यही हमारी सांस्कृतिक विविधता है, पहचान है, और यहीं पर रवाई साहित्य का जन्म होता है। तो रवाई साहित्य को किस तरह से देखते हैं आप दिनेश जी? रवाई साहित्य क्या, रवाल्टी साहित्य कहना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि रवाई है और रवाई क्षेत्र की जो भाषा है वो रवाल्टी भाषा हो गई है। तो जैसे क्षेत्रांक के संबंध में अभी आदरणीय रवाल्टा जी ने बताए है, तो वो जो रवाई क्षेत्र के जो 3 विकासखंड हैं और इन 3 विकासखंडों की जो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग पट्टियाँ हैं, तो उनकी जो सामूहिक भाषा को एक रूप से हम कह सकते हैं, एक पुष्प, सुंदर सा पुष्पगुच्छ है जिसको हम रवाल्टी कहते हैं जी। और अगर हम क्षेत्रीय उसमें, क्योंकि भाषा की एक विशेषता रहती है कि जब हम एक क्षेत्र से थोड़ा सा दूसरी तरफ जाते हैं तो भाषा जो उच्चारण और वो मूल शब्द और अर्थ यद्यपि वही रहता है लेकिन वो बदलता है। तो उसको हम स्थानीय स्तर पर देखते हैं, तो जो पट्टियों के नाम से जैसे अभी बातचीत आई है उसमें की पट्टियां अलग अलग पट्टियां हैं। हाँ। तो जैसे बनाल में बनाली, ठकराल में ठकराली, बंगाण में बंगाणी, उधर जो है पंचगाई में पंचगाई और बडियाड़ में बडेड़ी, तो यही है। और अच्छी बात यह है, जैसे आपने भी अभी जिक्र किया है कि रवाई क्षेत्र में एक लोक साहित्य की दृष्टि से बहुत समृद्ध क्षेत्र रहा है और आज तक मध्य हिमालय क्षेत्र के जो भी शोध हुए हैं लोक भाषाओं पे जब भी काम हुआ है तो रवाल्टी जो लोक साहित्य है उसको प्रमुखता से उद्धृत किया गया है। ये बहुत अच्छा रहा है। लेकिन दूसरा पक्ष थोड़ा सा ये रहा है कि उसमें लेखन की शुरुआत का श्रेय अभी बातचीत आएगी, तो ये सौभाग्य की बात भी है कि आज हम लोगों के साथ में ही आप उपस्थित मेरा से आदरणीय रवाल्टा जी से है वो हुआ। लेकिन समृद्ध है और सांस्कृतिक दृष्टि से ये प्लस पॉइंट है हमारी लोक भाषा के लिए, क्योंकि हमारी लोक संस्कृति और लोक भाषाएं दोनों जो कि समांतर चलती हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं, पोषक भी हैं। तो हमारे रवाई क्षेत्र में जो है लोक संस्कृति, लोक परंपराएं आज भी जीवंत है, इसलिए जो है रवाल्टी जो हमारी लोक भाषा है वो भी जीवंत है। जी बिल्कुल। और किसी भी लोक भाषा का, जो स्थानीय भाषा का अपना विशेष महत्व होता है। और जिस तरह से अभी दिनेश जी कह रहे थे कि रवाल्टी जो साहित्य है उसकी सृजन का श्रेय आपको जाता है। महावीर जी, कब आपको लगा सृजन का शुरुआत जी तो सृजन की शुरुआत जो है आपने की थी, तो किस तरह से ये विचार आया था और किस तरह से फिर रवाल्टी साहित्य ने अपनी
रफ्तार पकड़ी? जी, मैं आरंभ में हिंदी में लिख रहा था, लेकिन हिंदी में काफ़ी लिखते हुए मुझे बाद में एक तरह से एहसास हुआ कि अपनी जो लोक भाषा है तो उसके माध्यम से भी अभिव्यक्ति की जानी चाहिए जी। और ये सोचते हुए, क्योंकि मैं देखता था शुरू में कि अपने ही लोगों के बीच में ये जो हमारी रवाल्टी थी बड़ी उपेक्षित थी और बड़े झिझकते शर्माते थे लोग, बोलने में भी बड़ा संकोच महसूस करते थे। तो मैं क्या इसको दूर करने के लिए क्या माध्यम हो सकता है, तो मैंने इसमें सोचा और विधिवत कविता लेखन की शुरुआत की। और ये संयोग से वो कविता दरवालू थी, दरवाली यानी शराबी, और ये जनलहर के 7 जनवरी 1995 के अंक में उसके हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित हुई थी। तो उसके बाद फिर गढ़वाली जो या से कहें उत्तराखंडी भाषाओं के कविता संग्रह प्रकाशित हो रहे थे अभिचल के माध्यम से, तो बटोई जी निकाल रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि आप भी उत्तराखंडी भाषाओं का ये रचनाएं दे सकते हैं। तब मैंने उनसे आग्रह किया था कि मैं रवाल्टी में लिखता हूं, तो क्यों ना आप मेरी रवाल्टी कविताओं को शामिल करें। तो उसमें जो उड़ घुघुती उड़ और डांडा कांठा स्वर जो संग्रह निकले 2002 और 2005 में, तो उनमें रवाल्टी कविताएं पहली बार सम्मिलित हुई। एक कारगिल लड़ाई ना और दूसरा डर। और उसके बाद फिर उन कविताओं पर बी मोहन नेगी जी की जो सुप्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं उनकी दृष्टि गई और उनके बाकायदा उनके कविता पोस्टर बनाए। लेकिन उनका सिलसिला यहाँ भी नहीं रुका, वो लगातार और भी कविताएं मुझसे मंगाते रहे, कविता पोस्टर बनाते रहे और उन्होंने 20 रवाल्टी कविताओं पे कविता पोस्टर बनाए, उनको देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शित किया। और उसका भी एक परिणाम सुखद ये रहा कि सकारात्मक दृष्टि मुझे मिली और लोगों के बीच एक सराहना कविता को मिलने लगी। तो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा सक्षम और संप्रेषणीय माध्यम कविता है, तो क्यों ना हम कविता के माध्यम से अपने लोक को उजागर करें, अपनी संस्कृति को उजागर करें। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से बता रहे हैं महावीर जी, बहुत पुरानी यात्रा नहीं है, एक तरह से बिल्कुल इस सदी की शुरुआत की यात्रा है रवाल्टी साहित्य की यात्रा भी। और जब पहली कविता आई या जो कविताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ, तो घाटी के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने किस तरह से लिया, किस तरह से पहली बार मतलब एक ये एहसास हुआ होगा कि हमारी अपनी लोक भाषा में कविताएँ आ रही हैं, साहित्य रचा जा रहा है, उस समय आप लोगों का किस तरह का रुझान रहा? रुझान निश्चित ही जब कोई नया काम होता है तो बहुत उसके सकारात्मक परिणाम थे और उसी का जो है जो एक शुरुआत उस दौर में हुई थी 95 में, जैसे अभी बातचीत भी आई थी, तो वो सिलसिला उसकी सुखद परिणति हम ये कह सकते हैं कि आज जो है रवाल्टी में 3 आपके और आप सहित मिला करके कुल 7 रवाल्टी कविता संग्रह जो है अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं। हाँ। आकाशवाणी दूरदर्शन के मंचों से भी जो है कविताओं का पाठ हो चुका है और एक समाज में भी एक सकारात्मकता अपनी भाषा को लेकर के, जैसे अभी बातचीत आई थी कि एक संकोच की भावना जो हम लोग कहते हैं कि अगर मुझे हिंदी या हिंदी भी छोड़िए, अगर आज के दौर में बात करें तो अगर अंग्रेजी अगर हम लोग नहीं जानते हैं, बोलते हैं, यानी अपनी भाषा बोलना हम लोग एक तरह से कहते हैं कि बहुत पिछड़ेपन का हम वो मानते हैं, तो वो जो भ्रम था वो भ्रम दूर हुआ। और वर्तमान पीढ़ी हम लोग हमारी बाद वाले जो आने वाली जो पीढ़ी है उसमें एक बहुत पॉजिटिव उस रिस्पॉन्स उसका गया है, वो लोग प्रेरित हो रहे हैं। और आज चाहे स्थानीय स्तर पर जो भी जो है बसंत उत्सव हो या लोक उत्सव हो, तो इन मंचों के अतिरिक्त वहाँ भी जो है रवाल्टी या रवाल्टी के रचनाकारों को, रवाल्टी के रचनाओं को यथोचित सम्मान मिल रहा है। और उसका एक बहुत अच्छा जो है संदेश समाज में ये जा रहा है कि अब जो है लोग पढ़ने के साथ साथ जो है लिखने भी लग गए हैं और बोलचाल में भी चूँकि प्रचलन में तो थे जो लोग वहाँ हैं, लेकिन एक कुछ खास वर्ग जो अपने को थोड़ा सा समझता है, उस रूप से अलग समझता है, तो वो लोग भी वापस आने लग गए कि नहीं, एक तरह से अपनी भाषा के प्रति को अपनाने लगे और इसे एक सांस्कृतिक पहचान के तौर पर दर्शाने लगे। जी, तो जिस तरह से आपने बताया अभी 7 कविता संग्रह आए हैं, तो और क्या क्या किस तरह साहित्य की विभिन्न धाराओं में, रवाल्टी साहित्य में क्या कुछ रचा जा रहा है, इन बीते वर्षों में क्या कुछ रचा गया है? जी, वो चूँकि शुरुआत कविता से हुई जी, और कविता के माध्यम से मेरे 3 कविता संग्रह आए, फिर ध्यान सिंह राव जी, ध्यानी जी, फिर दिनेश रावत जी का जी, उसके बाद फिर अनुरूपा, अनुश्री और अनुज बनाली, इन लोगों के कविता संग्रह आए। और फिर मुझे लगा कि हमारा जो एक तरह से प्रयास है, ये कविताओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।
साहित्य की दूसरी विधाओं में भी लिखा जाना चाहिए। और बाकायदा मैंने प्रयास किया तो कहानी की ओर, कहानी जो रवाल्टी की पहली कहानी कह सकते हैं आप, इके रौनी या तिके, अच्छा, यहाँ रहूँ या वहाँ। हाँ। तो वो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के जो भाषाओं पर एक बहुत बड़ा आयोजन था, उसमें पहली बार पढ़ी गई। फिर मुझे लगा और कुछ कह रहे थे। फिर बाल कविताओं का सृजन, क्योंकि बाल मन को पकड़ना है, तो बाल कविताओं का में मौलिक लेखन, फिर बाल नाटक, नाटक और आलेख, और यहाँ तक कि रवाल्टी में हाइकू लिखने का भी प्रयास किया गया है। और इस तरह से हम चाहते हैं कि रवाल्टी कोई भी है, जैसे गढ़वाली है, कुमाऊनी है, उसका समृद्ध जो कह सकते हैं साहित्यिक इतिहास वो इस रूप में होता है कि आप कितना साहित्य आप लिख पाए, कितना संजो पाए, कितना संकलित कर पाए। तो इस रूप में हमें लगा कि अलग अलग विधाओं में रचनाएं लिखी जानी चाहिए। और कहानियों पर भी जो लोक कथाएँ, कहानियों की इतर जो लोक कथाएँ, उनको भी पहले तो जो मैंने प्रयास किया उनको संकलन किया हिंदी भाषा में जी, लेकिन और हिंदी भाषा में खूब पसंद की गई, लेकिन अब उनके मूल स्वरूप के साथ रवाल्टी में ही लिखने का प्रयास जारी है। और इस तरह से आने वाले समय में अब ये मैं आश्वस्त हूँ कि अलग अलग विधाओं की अलग अलग पुस्तकें आप सभी के समक्ष होंगी रवाल्टी में जी। और जिस तरह से आपने बताया कि जो लोक कहानियाँ होती हैं, लोक कहावतें होते हैं, तो जो लोक से जुड़ी जो चीज़ें एक तरह से हमें पीढ़ियों से मिलती चली आ रही, जो हमारे पूर्वजों का ज्ञान भी है उसमें कह सकते हैं, और जो संस्कार, समाज और स्मृतियाँ, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो कुछ उदाहरण दीजिए आप, किस तरह का लोक साहित्य रचा गया है, कुछ उनके नाम बताइए, किस तरह के किस्से, कहानियाँ, मतलब उनकी जो पृष्ठभूमि है, जो उनका कथानक है, वो क्या होता है? कथानक अगर देखिए लोक साहित्य की दृष्टि से बात करें तो रवाल्टी में अब लोक साहित्य की जो मुख्य विधाएं हैं, लोकगीत हो गई, लोक गाथाएं, लोक कथाएं, लोकोक्तियाँ, ये सब तो हैं ही हैं। अब लोकगीतों में भी अगर हम बहुत अंदर जाकर के अगर देखते हैं उसको, या एक तरह से कह सकते हैं उसको श्रेणीबद्ध करने का भी प्रयास करते हैं, तो लगभग 24 प्रकार के केवल लोकगीत जो है रवाई क्षेत्र में प्रचलित हैं। थोड़ा बताइए इसके बारे में। इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो लोकगीतों की विधाओं को अगर हम श्रेणीबद्ध करते हैं तो जैसे छोड़ा हो गया, चौपती हो गया, लामण हो गई, बाजूबंद हो गए, और मलकू हो गए, और जुमाइलो हो गए, और उसके बाद जो है तांदी हो गई। तो इस प्रकार से जब हम इनको छाड़ा हो गई, तो इस प्रकार से जब हम करते हैं तो 24 प्रकार के जो हैं इनको हम जो है श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। वैसे ही लोक गाथाओं में भी अलग अलग विषय पे और अलग अलग उस पे इन पे जो छोड़े, लामण, बाजूबंद ये हैं, तो इनमें फिर अगर हम विषय देखते हैं कि इनमें जो है चाहे महिलाओं की या सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को या पर्यावरण संरक्षण को, तो फिर और विस्तृत हो जाता है। और कोई भी शायद ऐसी विधा नहीं होगी लोकगीत में जिसमें लगभग समाज के या लोक जीवन के सारे पहलू उसमें अगर एक तरह से जो है प्रोत्साहन है, तो जो सामाजिक या समाज के विरुद्ध चलने वाले लोगों के खिलाफ जो है एक प्रकार से उनका उपहास भी है, एक या कह सकते हैं एक संदेश भी है, वो भी लोकगीतों की ओर रही है। अब अगर उसको थोड़ा सा संरक्षण की तरफ हम बात करते हैं तो जैसे लोकोक्तियाँ या मुहावरे जो हैं, तो उसमें जो है वो भी एक अच्छा प्रयास है। और बताते हुए भी खुशी हो रही है कि रवाल्टी लोकोक्ति अखाड़ कोश जो है बड़े भाई ध्यान सिंह रावत जी ने जो है वो भी संलग्नित जो है वो प्रकाशित हो चुका है, और उसमें लगभग 400 से अधिक जो है हमारे जो। अगर आप कुछ लोकोक्ति अगर आपकी जानकारी में अभी है, अभी याद आता हो आपको और आप सुना सके हमारे दर्शकों को। लोकोक्ति ऐसा कि रिखक मोल सौतरण, थोड़ा थोड़ा उसका हिंदी में भी समझाते हुए। उसके मतलब जो रीख रहता है उसके जो मूल एक फल होता है ना, उसका मतलब स्मरण करना, मतलब बेतु की कल्पना करना, ठीक है ना। और इस तरह लोकोक्ति से इतर आप से छूट गया था, जैसे मुहावरे हैं, अखाण कहते हैं उसको, पखाण कहते हैं। फिर उसके बाद फिर बुझाने हमारे यहाँ, बुझाने का मतलब पहेलियाँ, उस पे भी पहेलियाँ हैं। तो इस तरह से, और लोक कथा आपने कह दी, लोक कथाएं जैसे हमारे यहाँ की अनेक लोक कथाएं, भरमार है लोक कथाओं की, जिसको मैंने संकलित भी किया, चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम उसमें आई थी। और लोक गाथाएं भी हैं, और लोक गाथाएं भी जैसे गजू मलारी हमारे यहाँ की बहुत चर्चित लोक गाथा है, जिसको लेकर के मैंने बजाय हिंदी में एक प्रेम कथा का अंत नाटक लिखा था। तो इस तरह से एक तरह से व्यापक फलक है उसमें, जीवन का ताना बाना और उस समय की तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं, राजनीति, संस्कृति, सबका घालमेल आपको उन गीतों के माध्यम से। लेकिन उन गीतों की बात खास ही रही ना, वो हमारे मौखिक परंपरा के थे,
अच्छा। जो ये साहित्य की विधाएं हैं, जी। लोक साहित्य की तमाम विधाएं, वो मौखिक परंपरा, उसके लिखित में नहीं था। शायद और मुश्किल होता है जो हमारी मौखिक परंपरा में चीजें आती हैं। जी जी, हाँ जी जी, उसका संरक्षण जितना जरूरी है और उतना मुश्किल भी। अब ये संरक्षण होने लगा है। ये तो अच्छा समाचार आपने बताया था। दूसरा मैं बता रहा हूँ कि ध्यान सिंह राव ध्यानी जी का भी रवाई के लोकगीत एक पुस्तक का भी अभी लोकार्पण हुआ है जी। तो इस तरह से जो शुरू में जैसे डॉक्टर गोविंद चातक जी ने डॉक्टर गोविंद चातक जी ने काम किया था, वो 50 के दशक में आगरा विश्वविद्यालय से गढ़वाली बोली की रवायती उपबोली जी है, और वो को लेकर के उनका एक कह सकते हैं उन्होंने पीएचडी की उपाधि ली थी। और उसके बाद डॉक्टर प्रयाग जोशी जी ने काम किया, डॉक्टर जगू नौटियाल जी ने, शिवानंद नौटियाल जी ने, और इस तरह से जब काम हुआ था उसके बाद जो हम लोग थे कोशिश कर रहे थे संकलन का वो था, लेकिन बाकायदा पुस्तक के रूप में अब आ रहे हैं इस तरफ लोग जी। और ये इसमें ये खास बात है कि खोजा जरा नए, ये नहीं कि वही वो प्रचलित वही गीत चल रहा है, तिलारी कांड पे माना वो मुँह न मारे चक्रधारा मेरी एक हत्या भैंसी, उसकी विभत्सा का वो कह रहा हो। लेकिन अब और भी जो हाँ जी हमारे स्मृति पटल से गायब थे या वो नहीं थे, उनको मौखिक से लिखित रूप में लाया जा रहा है। अगर कोई ऐसी कविता आपको याद आती हो जो आप सुनाना चाहें रवाल्टी में? जी जी बिल्कुल, ये आप क्या मैं ये सामने कविता जी और सुनाई जानी चाहिए कि इससे ये वो होगा कि भाई रवाल्टी में किस तरह का सृजन हो रहा है जी। अब ये वर्तमान उसको लेकर के जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो है कि कूण सी जो उंदड़ा उबड़ा उडड़ा पोडड़ा चारों तिरा घसरना लगे। कूण सी जो उंदड़ा उबड़ा उडड़ा पोडड़ा चारों तिरा घसरना लगे, आमारा डोखरा सैड़ा सगाड़ा बेड़ उखड़ क्यारका सक्तनी पसरना लगे। सबुई पता सबुई पता सिकून सबुई पता सिकून सी हमारे न्यूते लोग सी हमारे न्यूते लोग त्यों भैरा बाटी आम लियाना लगे, पछणी सी मालिक बनो पछणी सी मालिक बनो, और आम त्यों का बाठुड़ा उठाना लगे, और आम त्यों का बाठुड़ा उठाना लगे। ये तरह आम जी हजूरी करो और सी आम माथा ऑर्डर जमाना लगे, सुनो तो ठीक नितेर एक बाटी सुट्याना लगे। एक तो ये और एक छोटी वही कि ये भी बहुत बड़ो सच जीवन को कि ज जिंदगी बना जेवालो ज जिंदगी बना जेवालो तत्राग जिकुड़िया माँ बस ये त्या तत्राग जिकुड़िया माँ बस ये त्या मेरो बंठ्या दिन कतराग। वर्तमान में मैं चाहूंगी कि इसका सारांश आप हमारे दर्शकों के लिए जो से बेहतर तरीके से हाँ इसमें जो उसको लेकर के जो कह रहे हैं कि पहाड़ में हमारी जमीन है और उस पे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, एक तरफ तो पहाड़ खाली हो रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ अतिक्रमण हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये वो कौन है जो हमारे खेत बाग बगीचे सब पर वो कब्जा कर रहे हैं। बाद में ये कि हमारे ही आमंत्रित किए हुए लोग हैं। बाद में क्या होता है वो मालिक बन रहे हैं और हम उनका बोझ उठाते हैं और हम उनकी जी हजूरी कर रहे हैं और वो हम पर एक तरह से ऑर्डर जमा रहे हैं और हम उनकी मानते तो ठीक है, अन्यथा वो हम पर जुल्म ढा रहे हैं। एक तो ये है, और दूसरा जीवन मतलब जिंदगी बहुत ही असह्य बन गई है। उस समय खाली मन में बस एक ही बात आती है कि मेरा अच्छा दिन कब आएगा, जब संकट के दौर से गुजरते हैं। जे वालों कहते हैं हमारे यहाँ, जिसमें वो एक तरह से मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको, खासकर पक्षियों को। तो जब जिंदगी वो जे वालों की तरह बन जाए तो बस के दिल में एक ही बात आती है कि वो उसके लिए अच्छे दिन मेरे कब आएंगे। जी, तो मतलब मौजूदा दौर और मौजूदा जो समस्याएं हैं, मौजूदा जो सामाजिक या सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, उसके आधार पर सृजन है वो चल रहा है। बिल्कुल। और दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किसी भी साहित्य का जो हमें पहले की पीढ़ी से मिला और आगे बढ़ता रहता है, तो बच्चों में, युवाओं में, क्षेत्र में किस तरह से हम उन्हें संवेदनशील बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या बच्चों तक ये साहित्य लेकर जा रहे हैं? बिल्कुल मैम, ये बहुत अच्छी बात भी है, और ये अच्छा एक प्रयास ये है कि साहित्यकारों के अलावा चाहे लोक भाषा में जो रचनाकार हैं जो लिख रहे हैं उनके लिए भी, और लोक भाषा के लिए भी, और लोक समाज के लिए एक अच्छी बात यह है कि अभी NEP 2020 के आलोक में अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषाओं को भी जो है
शिक्षण का माध्यम बनाने की बात प्रमुखता से कही गई है, तो उसका एक बहुत अच्छा संदेश ये जा रहा है कि अब जो हमारी नई जनरेशन जो आ रही है, स्कूलिंग जिनका भी चल रहा है, तो वो लोग भी अपनी मातृभाषाओं से जुड़ रहे हैं। तो उससे निश्चित ही उनका एक जो लगाव अपनी मातृभाषा से होता ही होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो प्रोत्साहन मिलेगा। और मातृभाषा से जुड़ना सीधे सीधे जो है, मैं तो ये मानता हूँ या कहता हूँ कि सीधे अपनी जड़ों से जुड़ना है जी। जो बात या जो अभिव्यक्ति हम अपनी मातृभाषा में जिस सहजता के साथ, जिस रसानुभूति के साथ कर सकते हैं, वो किसी दूसरी भाषा में करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि दूसरी भाषा जो है वो कौशल आधारित भाषा है। हाँ। उसमें हमारे वो हृदयगत जो भाव होते हैं उनको हम वो अभिव्यक्ति के स्वर नहीं दे सकते हैं। इसीलिए अपनी भाषा और बोली में लिखा जाना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने आप को प्रकट कर सके, हम जो कहना चाहते हैं वो कह सके अपने दिल के भावों को जी। और नाटकों का किस तरह से स्वरूप है और किस तरह के नाटक रचे जा रहे हैं रवाल्टी भाषा में और साहित्य में, और क्या जो यूथ है, जो युवा है, वो इन नाटकों का मंचन हो रहा है, प्रस्तुतियाँ हो रही हैं, थोड़ा उस पर भी बताएं। नाटकों की बात करूं तो ये बहुत ही सुखद बात रही कि 80 के दशक में आपको सुनकर आश्चर्य होगा, के.पी. सक्सेना जी का नाटक लालटेन की वापसी, उसका हिसी उछुल को नाम से रवाल्टी में मैंने उसको अनुदित किया था और उसका बाकायदा उसका मंचन किया था। क्योंकि हमारे यहाँ जो ग्रामीण परिवेश ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये पौराणिक नाटक इस तरह के होते थे। बाद में जब सामाजिक नाटकों का ताना बाना हुआ, तो अब रवाल्टी में नाटक लिखे जा रहे हैं। और थोड़े बहुत, मैं अभी इतने व्यापक रूप में तो नहीं, लेकिन संभावनाएं जरूर हैं, क्योंकि जब हमने लिखा है तो मंचित जरूर अवश्य होना है उसको। तो हम ही लोगों को, चूंकि अभी तो शुरुआत हम ही कर रहे हैं, तो नई पीढ़ी को हमें इस ओर एक तरह से प्रेरित करना है कि आप इस पे भी मंचन कर सकते हैं। और इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ मैम ना, वो जैसा आपने कहा, तो लेखन के साथ साथ एक पक्ष रवाल्टी का या रवाई का ये भी बहुत मजबूत है नाटक की दृष्टि से कि लोक नाट्य भी हमारी लोक विधाओं में प्रमुखता से शामिल है। अब वो जैसे जो महाभारत कालीन जो प्रस्तुतियां होती हैं, उनमें जो है जैसे स्वांग वाली जो विधा है, तो वो लोक नाट्य, भले वो लिखा नहीं गया है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में, जब पांडव नृत्य, जोगड़ा नृत्य हो गया, जब वो प्रस्तुतियां जो है, क्योंकि वो खुले आसमान, उनके लिए खुले आसमान के नीचे होता है और उसके लिए कोई मंच और माइक की बहुत जरूरत नहीं होती है, और पूरी तरह लौकिक आयोजन होता है, लेकिन लोक नाट्य वहाँ पे पूरी तरह से स्वतः स्फूर्त जो है चल रहा है। पर जी, और जिस तरह से हम रवाई क्षेत्र की बात करते हैं, जो सांस्कृतिक विशिष्टता की बात करते हैं, मेले होते हैं, वहाँ पे सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, वार्षिक आयोजन होते हैं, तो मुझे लगता है ये एक अवसर होता है, कवि सम्मेलन होते हैं, पर जहाँ पर आप अपने साहित्य को ज़्यादा एक अवसर मिलेगा, एक बड़ा मंच मिलेगा। नहीं, वहाँ पर देखो में लोग की प्रबलता और प्रमुखता रहती है जी। जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी आयोजन होता है, तो हर्ष के अतिरेक में हमेशा जी आप तांदी गीत गाएंगे, तांदी गीत सब लामबद्ध होंगे और उसमें गाएंगे, वो बिल्कुल मौखिक होंगे, रचे, लोग द्वारा रचे गए होंगे। और जहाँ पर आप बिल्कुल अंदर बैठे हैं किसी कमरे में और बहुत ही दार्शनिक उसमें चला, तो वहाँ पे छोड़े गाएंगे। अच्छा, छोड़े ऐसी लोकगीत विधा है जिसको मान सकते हैं कि सच के सर्वाधिक निकट की विधा। अच्छा, उसमें जीवन का सत्य, जीवन का दर्शन और जीवन की एक तरह से कहते हैं सुर लहरी ऐसी भरी पड़ी है कि अगर उसको सुन के, तो क्या आपसे निवेदन किया जा सकता है ऐसी एक सुर लहरी को सुनाने का? हाँ, एक थोड़ा सा, बहुत ज्यादा शॉर्ट तो नहीं, लेकिन क्या बाले उमली दुमली, हाँ, क्या तेरा गलत है जोल, जो तेरा मन को कुरे ते मुई माँ बोल, क्या बाले उमली दुमली, क्या मेरा गलत है जोल, पेटा का नाम मेरा जायड़ा, सासुरी मारनी बोल। अब इसका ये अभिप्राय है कि ये वो पूछ रही है, एक व्यक्ति पूछ रहा है अपनी एक महिला से कि तो मेरे तेरे ये मतलब क्या भले उमली दुमली, तू मलिन क्यों है, क्या तेरे गलत क्यों, तेरे ये गालों पे वो मैल की परत क्यों जमी हुई है, जो तेरे मन का दर्द है, पीड़ा है, उसे तू मुझे बता। तू कहती है कि मैं मलिन क्यों हूँ, मेरे इस पे मैल की परत क्यों जमी हुई है, इसका कारण क्या है कि मेरे पेट से जायड़ना, मेरी कोई संतान नहीं है और सास मुझे बराबर ताने मारती है। ये लोग का समाज के भीतर जो चीजें चल रही होती हैं, स्त्री का जी हाँ जी,
बिल्कुल। और जब स्त्री की बात हो रही है और जब हम किसी भी साहित्य को, किसी भी भाषा के साहित्य को देखते हैं तो हम इस तरह से भी एक अगर जेंडर लेंस से देखें कि स्त्री किस तरह के पात्रों में आ रही है, किस तरह की भूमिकाओं में आ रही है और महिला रचनाकार किस तरह से हैं, तो दोनों सवालों पे आप एक एक कर बता सकते हैं कि महिलाएं किस तरह से भूमिका में आ रही हैं और क्या महिला रचनाकार भी हैं इस भाषा में? रोमाल्टी में आज महिलाएं लिख रही हैं, जिनमें कह सकते हैं कि अभी राजुली बत्रा हैं, कुलवंती रावत हैं और भारती हैं, अनुरूपा अनुश्री हैं, आजकल एक सरोज बौरियान हैं। इतनी महिलाएं और इनको देख देख के और भी प्रेरित हो रही हैं, उनको लग रहा है कि हमें लिखा जाना चाहिए। तो और अच्छी बात यह है कि उनकी जो रचनाएं हैं उनमें नारी मन का भी कहीं ना कहीं दर्द है और नारी मन की जो एक जीवन शैली है वो भी है जी। और किसी भी साहित्य को अगर क्योंकि जिस तरह से हम बात करें कि बहुत नया, अभी एक नई यात्रा है, अभी यात्रा की शुरुआत हुई है एक तरह से, किस तरह से हम कविता, कहानी और नाटकों के ज़रिए आगे बढ़े हैं। फिर मुझे लगता है कि ऐसी तैयारियां भी होंगी कि हम उपन्यास लिखें या अलग अलग विधाओं में काम करें और उसके लिए भी एक संस्थागत सपोर्ट की, एक सहयोग की ज़रूरत होती है। तो इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं आप? जी, इसका बहुत ही अच्छा ही प्रश्न है कि भाषाओं को बचाने की दिशा में कुछ सरकारी संस्थान कह सकता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे उत्तराखंड भाषा संस्थान है। उत्तराखंड भाषा संस्थान जो उत्तराखंड की भाषाएं हैं, मैं तो भाषाएं कहूँगा क्योंकि बोली और भाषा जो ये भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण हुआ गणेशन देवी के नेतृत्व में, तो उन्होंने साफ कह दिया कि जिसे बोलने वाले 200 से ज़्यादा लोग हैं वो बोली नहीं भाषा है, वो भाषा है। और उत्तराखंड भाषा संस्थान इनके माध्यम से इनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे कि प्रतिवर्ष गढ़वाली, कुमाऊनी और अन्य भाषाओं की उन्होंने बोली भाषाओं की श्रेणी में रखा है। तो उनके लिए जो अच्छा लेखन कर रहे हैं जी, उनके लिए दीर्घकालीन जो सेवा है, अनवरत सृजन है, उसके लिए बाकायदा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, उसकी राशि 1 लाख से लेकर पहले 1 लाख थी, अब 1.5 लाख कर दी गई है। और मुझे आपको बताते हुए अच्छा लग रहा है कि वर्ष 2023 में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान रवाल्टी में दीर्घकालीन लेखक अनवरत सेवा के लिए मुझे मिला था और उसमें नवोदित सम्मान भी शुरू किया गया इलाचंद जोशी जी के नाम पर। तो वो जो मुझे मिला डॉक्टर गोविंद चातक जी के नाम पर था। उस समय हमारे नवोदित अनुज सिंह बनाली हैं, उनके कविता संग्रह दुई आखर, रवाल्टी कविता संग्रह के लिए दुई आखर पर वो सम्मान दिया गया। तो ये संस्थान बहुत अच्छा काम करे जी। और इस तरह से जो साहित्य में रचे बसे लोग हैं, जो समाज को एक तरह से आवाज़ देने का और एक भाषा को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, उससे उन्हें भी प्रोत्साहन मिला है। कार्यक्रम के आखिर में मैं चाहूँगी कि जो हम लेखन की संभावनाओं की बात करते हैं या संदेश देना चाहते हैं आप, किस तरह से इस साहित्य सृजन को और समृद्ध करने के लिए? हाँ, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि साहित्य जहाँ शुरुआत की बात थी रचने की तो उसमें ये था कि आपको थोड़ी सी छूट थी, एक तरह से कह सकते हैं। और छूट क्या, हमने उसका लाभ ये लिया, हमने अपने लोक को सामने रखा, लोक के माध्यम से उजागर किया। अब हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। चुनौतियाँ इसलिए है कि जो अगर हम कविता लिख रहे हैं तो कविता में क्या बिंब आने चाहिए, क्या प्रयोग किया जाना चाहिए, या वर्तमान किस रूप में आना चाहिए। सिर्फ पलायन पे लिख करके हम उसको रोना नहीं रो सकते। हमें ये भी देखना होगा कि पलायन के इतर और क्या कुछ बदला हुआ समाज है। तो ये बहुत बड़ी चुनौतियाँ और हर वो विधा के माध्यम से श्रेष्ठ रचनाओं का आज पाठकों को इंतजार होगा, ऐसा मेरा मानना है जी। और पाठक किस तरह से, अगर हम बात कर रहे हैं तो पाठक किस तरह से इस पूरे साहित्य को ले रहे हैं और किस तरह से पठनशीलता बढ़ी है, किस तरह से युवा लेखक इस साहित्य सृजन से जुड़ रहे हैं, खासतौर पर रवाई क्षेत्र के लोग? रवाई क्षेत्र के लोग जुड़ रहे हैं मैडम, निश्चित ही। और उससे एक सकारात्मकता या जो आप कह रहे थे तो वो इस रूप में भी बढ़ी है कि देखिए कुछ लोग जो है लेखन में, क्योंकि लेखन अगर हम भाषाई जो कौशलों की या दक्षताओं की बात करते हैं तो लेखन सब चौथा है और सबसे कठिन दक्षता है। तो कई लोग होते हैं तो जो लोग लिख रहे हैं उनके इतर भी जो लोग लिख नहीं पा रहे हैं, उन लोगों का भी प्रयास है कि लिखे हुए को भी पढ़ रहे हैं। उन्हें अगर महावीर रवाल्टा जी की या दिनेश राव जी की कोई रचना पसंद आती है और उसको रवाल्टी में कहीं पे मंच पर जो है वो सुनाना चाहते हैं तो वो उनको भी सुना रहे हैं। तो इस रूप में और संभावनाएं तो अपार हैं, क्योंकि शुरुआत है। लेकिन वो संभावनाओं में जैसे अभी बात आई है कि हमें जो है संख्या के साथ साथ जो है उसकी गुणवत्ता पे और उस पे जो है सकारात्मकता पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और ये एक चुनौती हम लोगों के सामने है।
बिल्कुल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस चुनौती को पूरा करेंगे और कुछ अच्छा रचते रहेंगे, कुछ नया हमारे बीच, पाठकों के बीच आता रहेगा। आप कार्यक्रम में आए और हमारे साथ ये बातचीत की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। तो किस तरह से रवाई क्षेत्र के साहित्य को रचा बसा जा रहा है, किस तरह से जो सामाजिक सांस्कृतिक विरासत है उसे संजोने का काम साहित्य के जरिए किया जा रहा है, इस पर अभी हमने बातचीत की। और रवाई क्षेत्र के साहित्य को, इसकी समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को इसमें आगे आने की ज़रूरत है और इस साहित्य को पढ़ने और रचने दोनों ही दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।